देखिए आज का जो अपना लेक्चर है, ठीक है ना, हम लोग पढ़ रहे थे फोटो वोल्टेनिक डिवाइसेस के बारे में, जिसमें हमने आपको सबसे पहले फोटो डायोड कंप्लीट कराया। फोटो डायोड कंप्लीट कराने के बाद फिर हमने आपको एलईडी कंप्लीट कराया, और एलईडी के बाद ये लास्ट हमारा टॉपिक है सोलर सेल। हमारे सिलेबस में केवल तीन हैं, ठीक है ना, फोटो वोल्टेनिक डिवाइसेस, जिसमें ये लास्ट है सोलर सेल। तो इसको देख लेते हैं कि सोलर सेल क्या है। तो सबसे पहले बेसिक बेसिक जो है हम आपको पहले से एक बार कनेक्ट कर दें कि जब हमने फोटो डायोड आपको बताया था, ठीक है ना, अगर आपको याद है जब हमने फोटो डायोड बताया था तो फोटो डायोड रिवर्स बायस में वर्क कर रहा था, आपको याद होगा। फिर जब हमने एलईडी बताया तो वो हमारा फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा था। कंडीशन ये थी कि जो बैंड गैप है आपका, वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। बैंड गैप मस्ट बी ग्रेटर देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इस कंडीशन को हम जस्टिफाई कर रहे हैं तभी जो है उससे रेडिएशन निकलेगा, अदरवाइज रेडिएशन नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इसको काफी डिटेल में हम लोगों ने समझ लिया था, इसके ग्राफ वगैरह भी समझे थे, ठीक है ना, कि यहाँ किस तरीके से होता है। अब हम सोलर सेल समझने वाले हैं, तो सोलर सेल को देख लेते हैं। सोलर सेल बेसिकली क्या है? सोलर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, जैसे कि पहले भी था, चाहे फोटो डायोड रहा हो चाहे आपका एलईडी रहा हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, लेकिन सब क्या है, पीएन जंक्शन डायोड ही है। लेकिन ये एक स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है, जिसका काम क्या है, जनरेट करना ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल को जनरेट करता है, कब जनरेट करता है? व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन पीएन जंक्शन। जब सोलर रेडिएशन आता है, सोलर रेडिएशन का मतलब सन की लाइट, जब सन की लाइट पड़ती है तब वो ईएमएफ को, यानी कि पोटेंशियल को या वोल्टेज को क्या कर देता है, जनरेट कर देता है। तो सोलर सेल बेसिकली अगर हम देखें तो वो क्या कर रहा है, लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक, जो कि काम एलईडी कर रही थी। आप सोच रहे होंगे कि एलईडी भी तो ये कर रही थी, वो भी जो है, अगर हम उसको जो है करंट देते हैं तो वो क्या करता है, लाइट कन्वर्ट करता है। नहीं सॉरी, एलईडी नहीं, फोटो डायोड, फोटो डायोड यही कर रहा था, ठीक है। फोटॉन्स आ रहे थे और करंट निकल रही थी। तो सोलर सेल भी बिल्कुल फोटो डायोड की तरीके ही होता है कि हमारा क्या है कि लाइट आती है और करंट निकलता है, यानी कि ईएमएफ हमको मिलता है। तो ये बिल्कुल वही प्रिंसिपल है जिसपे फोटो डायोड काम कर रहा था। देखिए लिखा हुआ है कि फोटो डायोड का जो प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल सोलर सेल का भी है, और वो है फोटो वोल्टेनिक इफेक्ट, यानी कि फोटॉन्स आएंगे और वोल्टेज निकलेगा। लेकिन दोनों में एक चीज का डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है, क्या? एक्सेप्ट, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, नो एक्सटर्नल बायस इज अप्लाइड। कि जब हम सोलर सेल बनाते हैं उस समय हम उसकी बाइसिंग नहीं करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि जब हमने फोटो डायोड बताया था तो फोटो डायोड में रिवर्स बायस हमने किया था, और रिवर्स बायस इसलिए किया था ताकि रिकॉम्बिनेशन या डिफ्यूजन प्रोसेस ना हो पाए। तो उस डिफ्यूजन प्रोसेस को या रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को रोकने के लिए हमने रिवर्स बाइसिंग की थी। लेकिन यहाँ पर बाइसिंग नहीं होगी, मतलब ना तो कोई फॉरवर्ड बायस और ना ही कोई रिवर्स बायस, ठीक। तो अब अगर हम कंपेरेटिवली स्टडी करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि फोटो डायोड है रिवर्स बायस। एलईडी अगर हम देखें तो ये है फॉरवर्ड बायस। और सोलर जो सेल है, अगर सोलर सेल है तो नो बायस, इसमें कोई बायस होता ही नहीं है, ना तो फॉरवर्ड बायस और ना ही रिवर्स बायस। ये तो बेसिक बेसिक देखिए डिफरेंस है जो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। जो फोटो डायोड है आपका, इसमें क्या होता है, रिवर्स बायस होता है डिफ्यूजन रोकने के लिए, यहाँ पर डिफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। फॉरवर्ड वाइज में क्योंकि एलईडी है, एलईडी फॉरवर्ड वाइज में है, तो नॉर्मल डिफ्यूजन होता है इसमें, जैसे सब में होता है उसी तरीके से इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस या रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है। सोलर सेल में कोई बाइसिंग ही नहीं है, यानी कि बाइसिंग नहीं है, तो फिर हमारा क्या है, उसको हमें यहाँ पर समझना है। तो बाइसिंग नहीं होती है, बल्कि बाइसिंग की जगह पर क्या किया जाता है,
उसको देखेंगे। स्पाइसिंग की जगह पे जो जंक्शन है, जिसे हम डिप्लीशन लेयर वाला जो एरिया था, ठीक है ना, उस जंक्शन एरिया को, जो डिप्लीशन लेयर का एरिया था, उसको हम बहुत लार्जर रखते हैं। बहुत लार्जर रखने से फायदा क्या होता है कि मैक्सिमम लाइट आ करके और उस पे गिर सकती है। आपने देखा होगा ना, घरों की छतों पर सोलर पैनल इस तरीके से प्लेट टाइप की लगी होती हैं, इस तरीके से, ताकि सोलर रेडिएशन जो भी आए वो इस तरीके से गिरे। तो जो इसका एरिया होता है वो बहुत ज्यादा लिया जाता है, ठीक है। और एरिया ज्यादा लेने का रीजन क्या है कि जितना ज्यादा हम एरिया कवर करेंगे, सोलर रेडिएशन उतना ज्यादा गिरेगा, और सोलर रेडिएशन जितना ज्यादा गिरेगा, मोर पावर, यानी कि उतनी ज्यादा पावर मिलेगी। पावर का मतलब एनर्जी, है ना। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो पावर का अगर हम फॉर्मूला देखें तो पावर इज बेसिकली वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ से वर्क हो जाएगा पावर इनटू टाइम, और वर्क ही होती है एनर्जी, यानी कि एनर्जी हमें मिलेगी। और ये एनर्जी कौन सी होगी? ये एनर्जी होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, जाहिर सी बात है, उतने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट हमारे काम करेंगे, ठीक। तो जितने लार्ज एरिया का सोलर सेल होगा, जितना बड़ा सोलर सेल होगा, उतने ज्यादा अप्लायंस जो है वो चला पाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है, ठीक। अब हम इसके आगे की चर्चा करने जा रहे हैं, देखेंगे। ये हमारे पास डायग्राम है सोलर सेल का, क्योंकि अब हम समझाएंगे इसका कंस्ट्रक्शन, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। सबसे ऊपर जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, एक ग्लास कवर लगा हुआ है, यानी कि सबसे टॉप पर जिस पे सन की लाइट गिरती है, वो हमारा ग्लास का एक कवर होता है, ठीक है। ग्लास कवर को पार करके जो है आपकी सनलाइट जाती है। इसके नीचे थोड़ा सा ये देख सकते हैं, यहाँ पर सीमेंट का जो है बेस लगाया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सीमेंट से उस ग्लास कवर को फिट कर दिया जाता है। इसके नीचे आपकी कांटेक्ट ग्रिड लगी हुई है। अच्छा, ग्रिड को आप देखिए, ग्रिड का डायग्राम इस तरीके से, ये ग्रिड लगी हुई है, फिर थोड़ा सा गैप, फिर यहाँ पर, फिर थोड़ा सा गैप, फिर ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ग्रिड। तो ये हमारे पास कांटेक्ट ग्रिड लगी हुई है। तो कांटेक्ट ग्रिड का मतलब इसके ऊपर देखा जाए तो ग्लास प्लेट है, यानी कि ग्लास की प्लेट लगी हुई है। और इसके नीचे अगर देखा जाए तो आपका जंक्शन डायोड है, यानी कि आपका जो भी हम कह सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर लगी हुई है। तो बीच में ये ग्रिड है। ग्रिड का मतलब जो एक ऐसा कॉन्टेक्ट जिसके बीच बीच में गैप होता है। गैप से क्या होता है कि रेडिएशन की एनर्जी इसमें जाती है, जो रेडिएशन आती है, ठीक है ना, उसकी एनर्जी ग्रिड के थ्रू एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जाने लगती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, उसको एक बार हम बता देते हैं। देखिए, ए पी एस आई वेफर, वेफर का मतलब यहाँ पर लेयर से है, ठीक है ना। एक पी एस आई लेयर है हमारी। पी का मतलब ये देखिए, ठीक, एक सबसे नीचे जिसकी जो हम कह सकते हैं विड्थ है, वो लगभग 300 माइक्रोमीटर है। 300 माइक्रोमीटर जो विड्थ की एक लेयर होती है, किसकी? पी टाइप एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर की, जिसके ऊपर लगभग 0.3 माइक्रोमीटर इस विड्थ की एक एन टाइप्स जो है, जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है, इसकी लेयर को लगाया जाता है। और कैसे लगाते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे पी है, और पी के ऊपर जो लगाई गई है वो हमारी कौन सी लेयर है? एन लेयर है। तो नीचे पी लेयर और उसके ऊपर एन लेयर। तो इस तरीके से नीचे पी और उसके ऊपर एन लेयर। तो नीचे जो पी है वो बहुत ज्यादा है, उसकी जो है 300 माइक्रोमीटर है, और ये ऊपर जो है वो 0.3 माइक्रोमीटर है। यानी कि जो एन रीजन है वो पतला होता है और पी रीजन थोड़ा सा मोटा होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद फिर क्या किया गया? इसके आगे जो पी टाइप है, देख सकते हैं, द अदर साइड ऑफ पी इज कोटेड विद मेटल। तो ये देखिए मेटल कॉन्टेक्ट है, यानी कि यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर से आपको दिखाया गया है,
ये जो ग्रीन कलर से जो कांटेक्ट दिख रहा है ये मेटल का कांटेक्ट है, ठीक है। यानी कि पी टाइप का जो लेयर है वो मेटल से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। ऑन द टॉप ऑफ एन लेयर, और जो ऊपर की एन लेयर है, ये जो आपकी एन लेयर दिखाई दे रही है, तो एन लेयर पे मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड्स और मेटेलिक ग्रिड इज डिपॉजिटेड। हमने बता रखा था, पहले ही बताया कि एन टाइप के ऊपर क्या होती है, ग्रिड लगी होती है। तो पी टाइप के नीचे, अगर पी टाइप के नीचे देखें तो मेटल की प्लेट होती है, और एन टाइप के ऊपर जो है मेटल की ग्रिड लगी होती है, ताकि रेडिएशन उस ग्रिड के थ्रू एन टाइप, हाँ, एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में जा सके, ठीक। अब इसमें क्या है कि जो आपने मेटेलिक ग्रिड लगाई हुई है, यानी कि जो ऊपर आपकी एन की तरफ जो मेटेलिक ग्रिड लगी है, वो केवल जो है लेस देन 50% एरिया ही कवर करती है। कहने का मतलब ये हुआ, सीधी सी बात ये है कि अगर हम आपको दिखाएं कि मान लीजिए कि ये हमारा एन टाइप लेयर है, जो आपने पतली पतली लेयर बिछा रखी है, तो यहाँ पर जो इसके ऊपर जो ग्रिड लगी होगी, ठीक है, ये जो ग्रिड लगी होगी, तो ग्रिड का ये एरिया हुआ, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ठीक है। तो अगर सारा एरिया हम जो है ग्रिड का काउंट कर लें तो वो 15% से कम ही होता है। तो ज्यादातर एरिया ओपन होता है, केवल 15% एरिया होता है जो इसमें ग्रिड लगी होती है, जिससे वो कवर हो जाता है, ठीक। यानी कि ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये जो गैप है या ये जो गैप है, तो ये गैप जो है 85% आपके जो गैप खुला होता है, ताकि रेडिएशन उस पर पड़े और वो एनर्जी को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरीके से ये था इसका कंस्ट्रक्शन। आई होप कि आप सबको समझ में जरूर आया हो, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं हम कंस्ट्रक्शन, ताकि आपको किसी प्रकार की वो दिक्कत ना हो। सबसे पहले ऊपर एक ग्लास कवर लगाया गया, ग्लास के कवर के नीचे एक सीमेंट की लेयर से उसको फिट कर दिया गया। इसके नीचे आपकी मेटेलिक ग्रिड लगी हुई है, जो ग्रिड लगी है वो 15% से कम एरिया को कवर करती है। यानी कि इसके नीचे जो आपकी एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की जो परत है, ठीक है ना, उस परत का 15% से कम एरिया ही कवर करती है, बाकी पूरा एरिया खुला रहता है। और इसके नीचे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर होती है। तो ऊपर एन, नीचे पी। एन लेयर पतली होती है और जो पी लेयर है वो मोटी होती है, और पी लेयर को जो है एक मेटेलिक की कांटेक्ट से बांध के रखा जाता है। तो इस तरीके से पूरा पैक तैयार हो जाता है। ऊपर से मेटल की ग्रिड और नीचे से मेटल की सरफेस, नीचे पी और उसके जो है ग्रिड के नीचे एन, और ये हमारा बन के तैयार हो गया सोलर सेल, ठीक। जहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से ये जो मतलब रेडिएशन इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से प्रोसेस में करता है, या किस तरीके से हमें मिलती है, वो प्रोसेस क्या है, यानी कि इसकी वर्किंग क्या है। तो वर्किंग को समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने क्लियर लिख रखा है कि जो जनरेशन है ईएमएफ का बाई सोलर सेल, यानी कि जब लाइट पड़ती है सोलर सेल पर तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसका बेसिकली 3 स्टेप प्रोसेस है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सोलर सेल है उसका वर्किंग प्रोसेस बताइए। तो जो वर्किंग प्रोसेस है, आपको केवल इतना लिखना है कि इसके 3 प्रोसेस हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड सेपरेशन, एंड थर्ड कलेक्शन। केवल अगर आप ये 1 नंबर क्वेश्चन आता है और आप इतना ही लिख देते हैं कि जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन के 3 इसके प्रोसेस हैं, तो आपको फुल मार्क्स दे दिए जाते हैं। अब इन प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप जो बोर्ड में आपको लिखना है, जिसे हम बोले हैं जनरेशन। जनरेशन किसका होता है, आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स का जनरेशन होता है। और कब होता है, कहाँ होता है, ये सब आपको पता है कि हमारे पास इस तरीके से अगर पी एन जंक्शन डायोड है, ठीक है, तो ये एन लेयर है, पतली है, ये पी लेयर है, ये मोटी है, और बीच में जंक्शन है। तो यहाँ पर आपके होल्स हैं,
और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आपके होल्स हैं। बाइसिंग तो है नहीं इसमें। ठीक, अब जैसे ही यहाँ पर सन की लाइट आई, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, सन की लाइट का कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये सन की लाइट आ गई। एरिया बहुत ज्यादा जो है, जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत ज्यादा जो है चौड़ी है, विड्थ उसकी बहुत ज्यादा है डिप्लीशन लेयर की। तो यहाँ पर चूंकि ब्लू कलर से मैंने जो है लाइट दिखाई है, तो ब्लू कलर से ही मैं वो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ जो नए फ्री हो गए हैं। एनर्जी लेने के बाद जो नए इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं डिप्लीशन लेयर के, और नए होल्स जो फ्री हो गए हैं डिप्लीशन लेयर के। तो ये वो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं जो रेडिएशन पड़ने के बाद फ्री हो गए। ठीक, यानी कि पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, लाइट पड़ी और उसमें जितने भी पहले इलेक्ट्रॉन और होल्स बंधे हुए थे, बाउंडेड थे कोवेलेंट बॉन्ड में, वो फ्री हो गए। ठीक, इसकी कंडीशन वही है जो पहले थी कि जो रेडिएशन आ रहा उसकी एनर्जी और जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके आगे की कहानी यानी कि जो सेकेंड प्रोसेस है उसको शुरू करने का नंबर है। सेकेंड प्रोसेस क्या है, सेपरेशन। सेपरेशन बेसिकली किस चीज का होता है, क्या सेपरेशन होता है उसको देख लेते हैं। आप समझ गए होंगे वैसे, सेपरेशन मतलब अलग होना। तो यहाँ पर क्या चीज सेपरेट होगी, कैसी बात है, जो जो क्रिएट हुए हैं, क्रिएट क्या हुए हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स, ठीक है ना, वो सेपरेट होते हैं, किस वजह से सेपरेट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्योंकि यहाँ पर जब हमने आपको डायग्राम दिखाया था तो हमने ये बताया था कि एक तरफ आपका एन रीजन है और एक तरफ आपका पी रीजन है और बीच में डिप्लीशन लेयर है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो होल्स थे और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक, और जनरेशन हुआ, जनरेशन की वजह से जो है यहाँ पर लाइट पड़ी और लाइट फॉल होते ही यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा होल्स क्रिएट हो गए। तो इसकी वजह से चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होती है, ये सेमीकंडक्टर में होल्स टू इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये देखिए, ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की उस डिप्लीशन लेयर में। तो डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जितने होल्स हैं उन होल्स से इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली किसका काम करती है, सेपरेशन का काम करती है, इलेक्ट्रॉन और होल्स को सेपरेट करने का काम करती है। ठीक, अब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डिफ्यूजन क्यों नहीं हो गया। डिफ्यूजन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत ज्यादा, उसका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा एरिया है कि यहाँ पर P और N के होने के बावजूद भी डिफ्यूजन प्रोसेस फिलहाल अभी नहीं हो पा रहा है। ये बात उस समय की कर रहा हूँ जब जनरेशन हुआ है। ठीक है, यानी कि अभी केवल फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ था और फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के तुरंत बाद सेपरेशन का स्टेप शुरू हो गया। ठीक, ये बात समझ में आ गई, सेपरेशन का स्टेप शुरू हुआ। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, जितने चार्ज जो इलेक्ट्रॉन और होल्स के नए पेयर्स बने उनको उसने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया या सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया कि भैया होल्स एक तरफ हो जाओ, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ हो जाओ। और वो कौन से, जो नए बने हैं वो वाले। ठीक, अब इसका लास्ट स्टेप क्या है, कलेक्शन का। उसमें क्या हुआ, कलेक्शन में देखिए, द इलेक्ट्रॉन रीचिंग द एन साइड आर कलेक्टेड बाय द फ्रंट कॉन्टेक्ट। डायग्राम फिर से देखिए एक बार ताकि आप इस लाइन को आराम से समझ सकें। जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम इस चीज को डायग्राम से नहीं समझाएंगे, इसलिए जरूरी है कि आप डायग्राम साथ में देखते रहें। ये पी था, ये एन था। अगर आपको याद है तो यहाँ पर ग्रिड लगी हुई थी, इस तरीके से मैंने ये ग्रिड लगा रखी है। एन साइड पे ये ग्रिड है, ठीक है ना, और पी साइड पे मेटल का कांटेक्ट लगा हुआ है, ये मेटल का कांटेक्ट है। ठीक,
आपकी लाइट आई थी इस तरीके से। जो लाइट जब फॉल हुई थी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, नए इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए थे और यहाँ पर नए होल्स जनरेट हो गए थे। ठीक, नए इलेक्ट्रॉन नए होल्स जनरेट होने के बाद सेपरेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसकी डायरेक्शन ये थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है फोर्स, ये बात आप सबको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉन रीचिंग द एन साइड आर कलेक्टेड बाय द फ्रंट कॉन्टेक्ट एंड होल्स रीचिंग पी साइड आर कलेक्टेड बाय द बैक साइड। तो अब यहाँ पर फ्रंट साइड और बैक साइड क्या है, तो ये जो हमारी है ये है फ्रंट साइड और ये जो हमारा है ये है बैक साइड। ठीक है, फ्रंट साइड एंड बैक साइड। तो यहाँ पर जो कह रहा है एकदम क्लियर आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, जो किधर आ रहे हैं, एन साइड की तरफ आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो एन साइड की तरफ मोशन में हैं, ठीक, वो क्या हो रहे हैं, कलेक्टेड हो रहे हैं फ्रंट कॉन्टेक्ट से, यानी कि वो यहाँ से यहाँ कलेक्ट होंगे। ठीक, और जो होल्स हैं वो पी की तरफ मूव करेंगे और इस तरीके से ये जो आपका बैक फ्रंट है वहां पर कलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि इधर से आप देख सकते हैं कि इधर से कौन जा रहा है, इधर से जा रहे हैं होल्स इस तरीके से, और इधर से क्या जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए। ठीक है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन पहुंचे और इधर से पहुंचे होल्स, तो ये जो आपका है ये हो गया पॉजिटिव। जहां होल्स जाते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है और जहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो निगेटिव हो जाता है। तो इस तरीके से जो पी साइड है वो हमारा पॉजिटिव बन जाता है और जो एन साइड है वो बन जाता है निगेटिव। क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया और ये हमारा हो गया नेगेटिव, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये हमारी एक बैटरी के तरीके काम करने लगा। ये पॉजिटिव हो चुका है और ये नेगेटिव हो चुका है। तो ये था हमारे पास इसकी वर्किंग, कि जो हमारा सोलर सेल है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, रेडिएशन पड़ता है। रेडिएशन पड़ते ही नए इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट होते हैं। सेकंड स्टेप, क्रिएशन के तुरंत बाद सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, सेपरेट कर देती है इलेक्ट्रॉन्स को अलग, होल्स को अलग। ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, डिप्लीशन लेयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जब ये अलग अलग हो गए फिर क्या होता है कि जितने भी नए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन रीजन की तरफ और जितने भी होल्स हैं वो पी रीजन की तरफ मूव होने लगते हैं या कलेक्ट होते हैं। ठीक, जब कलेक्ट हुए तो पी पे होल्स पहुंच गए और एन पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, जिसकी वजह से पी जो था कॉन्टेक्ट वो पॉजिटिव हो गया, जो एन वाला कॉन्टेक्ट था वो हो गया नेगेटिव। ठीक, तो ये बेसिकली हमारे पास सिस्टम बन के इस तरीके से निकल के आ गया, जो कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अब इसके आगे की कहानी समझ लेते हैं। इसके आगे का ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर पूछा था, ड्रॉ द जो है वी आई कैरेक्टरिस्टिक फॉर सोलर सेल। तो आप ये डायग्राम जो देख पा रहे हैं ये हमारा डायग्राम है सोलर सेल का, ग्राफ है, वी आई करेक्टरिस्टिक है, जिसको आपको याद कर लेना है एज इट इज। और अगर आपसे पूछ ले कभी कभी कि ये जो सोलर सेल का जो ग्राफ बनता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही क्यों बनता है, तो उसका रीजन आप क्या लिखेंगे, इसलिए क्योंकि बिकॉज ए सोलर सेल डज नॉट ड्रॉ करंट बट सप्लाइज द करंट। तो इसका आंसर क्या है कि सोलर सेल को किसी प्रकार का कोई इनपुट नहीं दिया जाता है, उसकी कोई बाइसिंग नहीं कराई जाती है कि हम फॉरवर्ड बाइस करा दें या रिवर्स बाइस करा दें, ऐसा नहीं है। कोई फॉरवर्ड रिवर्स बाइस नहीं होता है इसमें, क्योंकि फॉरवर्ड रिवर्स बाइस नहीं होता है इस वजह से इसमें कोई करंट भी नहीं दिया जाता है, और जब करंट नहीं दिया जाएगा इसमें सिर्फ करंट लिया जाएगा। तो ये वजह है कि इसका जो ग्राफ बनता है वो फोर क्वाड्रेंट में बनता है। और ये आपका ग्राफ है जिसको आपको याद करना है, एज इट इज याद कर लीजिए, 2 बार 3 बार आप बनाएंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके आगे
नेक्स्ट जो बात हमें समझनी है वो है, ये देखिए, ये हमसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम सोलर सेल को फैब्रिकेट करना चाहते हैं, यानी कि सोलर सेल को बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए। जैसे कि जब हम एलईडी बनाना चाह रहे थे तो हमने बता रखा था कि जो एनर्जी गैप है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। ये क्राइटेरिया था एलईडी बनाने का। ठीक, उसी तरीके से अगर हम सोलर सेल बनाना चाहते हैं तो सोलर सेल बनाने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो क्राइटेरिया नंबर 1 कि जो बैंड गैप है वो 1 से 1.8 इलेक्ट्रॉन के बीच में होना चाहिए। 1.8 से ज्यादा नहीं और 1 से कम नहीं, यानी कि जो एनर्जी गैप है वो 1 से 1.8 के बीच में होना चाहिए, तभी आप सोलर सेल बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। सेकेंड, हाई ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो भी लाइट उसमें पड़े वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, तो उसकी जो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन पावर है, कैपेसिटी है, वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि जब उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स जो क्रिएट हो जाएं, एक बार जो जनरेट हो जाए, प्रोड्यूस हो जाएं, उसके बाद उनका फ्लो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। और लास्ट के दो ऑप्शन आप सब जानते हैं कि जो जो हमें मटेरियल चाहिए वो आसानी से मिल जाए और वो जो है कम कीमत पे मिल जाए। तो ये दो जो लास्ट के पॉइंट हैं ये इकोनॉमिकल पॉइंट हैं, और जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड पॉइंट हैं। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो है बैंड गैप 1 से 1.8 के बीच में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और अगर इकोनॉमिकल जो है एस्पेक्ट से देखें तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए और कॉस्ट कम होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया कि व्हाई आर सिलिकॉन एंड गैल्वियम आर्सेनाइड आर प्रेफर्ड मटेरियल फॉर सोलर सेल। सोलर सेल को बनाने के लिए ज्यादातर सिलिकॉन और गैल्वियम आर्सेनाइड ही क्यों यूज किया जाता है। तो आंसर आपको पता है, ऊपर हमने बता रखे हैं, उन पॉइंट्स के आधार पर आप कह सकते हैं कि जो सिलिकॉन है उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप 1.1 होता है, गैल्वियम आर्सेनाइड का 1.53 होता है, और ये जो फर्स्ट क्राइटेरिया है सोलर सेल बनाने का उसको ये फुलफिल करते हैं। इसके अलावा कंडक्टिविटी दोनों की ज्यादा होती है और इनका ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन एबिलिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है ना, और इजीली अवेलेबल भी है। तो ये सारे के सारे जो 5 क्राइटेरिया हैं उनको फुलफिल करते हैं, इस वजह से हम सोलर सेल बनाने में इन मटेरियल्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो ये था हमारा पूरा सोलर सेल और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और अब एक लास्ट केवल पॉइंट बचा हुआ है जो कि आप लोग समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और वो ये है कि सोलर सेल को हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, सोलर सेल का यूज क्या है, तो सोलर सेल का यूज बेसिकली देखा जाए तो जहां पर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि सैटेलाइट में यूज की जाती हैं। भाई सैटेलाइट में आप यहाँ से तार तो बिछाएंगे नहीं कि अर्थ से एक तार गया ऊपर तक, ठीक है ना, और वहां करंट दे रहा है, वहां तो सोलर से ही हर चीज चलेगी ना। तो जो सैटेलाइट में जितनी भी डिवाइसेज हैं उनको चलाने के लिए सोलर सेल का ही यूज किया जाता है। स्पेस व्हीकल्स, स्पेस में कोई व्हीकल्स अगर आपको यूज करना है वो भी सोलर सेल की एनर्जी से ही चलता है। आपने देखा होगा कैलकुलेटर आते हैं, कुछ लोग धूप में रख देते हैं, वो चार्ज हो जाता है, फिर वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जो सोलर सेल बेस्ड कैलकुलेटर्स हैं उनको बनाने में सोलर सेल्स यूज की जाती हैं। इसके अलावा जो है लो कॉस्ट की फोटोवोल्टेनिक सेल को बनाने में भी हम सोलर सेल का यूज करते हैं। तो ये पूरा था सोलर सेल, और सिर्फ जितनी हमने इंफॉर्मेशन आपको दी है, इस इंफॉर्मेशन के अलावा आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, और इतने में ही आपका जितने भी क्वेश्चंस आपसे मैक्सिमम पूछे जा सकते वो सब कवर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं छूट सकता। यानी कि A to Z हर क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया है,
और हर चीज आपको समझाने की कोशिश की है। एंड आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद हो जाएगी एकदम, कि हाँ हमने क्या बताया था। ठीक है, ओके।